दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बाद जो ओएफएस का एक्चुअल सेल का डेटा है। ओएफएस के अंदर सरकार ने तो ये कह दिया कि हमने 2% का ओएफएस लेकर आया, लेकिन कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना परसेंटेज सेल किया सरकार ने ओएफएस के अंदर, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा 60-40 से रिलेटेड जो अपडेट्स निकल कर आ रहा है। 60-40 क्या है दोस्तों? ये एक स्प्लिट है, और ये स्प्लिट दोस्तों कोई शेयर का स्प्लिट नहीं है। ये स्प्लिट है दोस्तों कंपनी के नई स्ट्रेटेजी जो है, जिसको हम कहते हैं आईआरएफसी 2.0। अब ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बिल्डअप किया है। किस तरीके से बिल्डअप किया है उसको देखेंगे। अभी की करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर की सिचुएशन क्या हो सकती है फाइनेंशियली, उसको भी डिस्कस करेंगे। डिविडेंड को भी डिस्कस करेंगे। तो सिंगल वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, तो आपको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सभी पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो ओएफएस आया उसके अंदर कितना परसेंटेज सेल किया सरकार ने। तो देख सकते हो यहाँ पर ओएफएस आया है दोस्तों 30 जून 2026 को। ये डेट है। ये डेट के अंदर आप क्वांटिटी देख लो, 2 करोड़ 28 लाख करीब के शेयर है। 22 करोड़ 87 लाख 44,407 ये क्वांटिटी है। 22 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी है। 1.75% स्टेक सेल की है। अब बोला कितना था सरकार ने? 2%। 2% में से दोस्तों पहले दिन 1% ओवर सब्सक्राइब हो गया। बाकी दूसरे दिन दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि रिटेल पार्टिसिपेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 0.50 इतना ही रिटेल पार्टिसिपेशन ने लिया है। बाकी का जो 0.25% है वो दोबारा से किसने लिया था? इंस्टीट्यूशनल ने, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ने पहले दिन पे ओवर सब्सक्राइब किया है ओएफएस को। तो यहाँ पर ये देख के पता चलता है कि सरकार ने 2% का ओएफएस लाया, लेकिन सेल कितना हुआ? 1.75%। इसका मतलब है कि ये जो ओएफएस है ये इतना भी बड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये ओएफएस को बिलो एवरेज ही मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप 2% ला रहे हो और 2% आप सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तो बिलो एवरेज यहाँ पर ये ओएफएस था। इसको सक्सेसफुल हम कब कहते हैं? जब 2% पूरा सब्सक्राइब होता और आधा या 1% और ओवर सब्सक्राइब होता, तो मैं इसको जब कहता कि हाँ भाई ये यहाँ पर सक्सेसफुल ओएफएस था। अब सक्सेसफुल ना होने का रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि भाई आप मार्केट प्राइस देख लो। मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है? 91 रुपीज़ चल रहा है। अभी मैं आपको ये कहूँ कि भाई ओएफएस के अंदर मुझे 7 से 8% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मुझे 15 से 20% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो एज अ इन्वेस्टर मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा। बड़े लोग कर लेंगे, जो जिनके पास बहुत पैसा है, जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उसमें वो लोग पैसा बना लेंगे। जो रिटेलर है, जो 100 शेयर लेते हैं, 200 शेयर लेते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना चाहिए सरकार को कि रिटेलर को अगर मैं 15 से 20% का डिस्काउंट दूंगा ना, तो वो ओएफएस खरीदेगा। अब क्यों खरीदेगा दोस्तों? क्योंकि 15 से 20% के डिस्काउंट में एक बफर है। ये बफर कैसा है कि अगर 90 रुपये का मार्केट प्राइस है और मैं उसे 10% भी दे देता हूँ, 80 रुपये पे दे देता हूँ शेयर, तो 10% में वो कमा लेगा। अगर ये शेयर 95% गया, 10% का डिस्काउंट दिया मैंने, तो इसका मतलब है उसने 15% गेन कर लिया, 20% गेन कर लिया। तो रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से ये ओएफए ठीक नहीं था। मार्केट प्राइस चल रहा था 90 के आसपास, 91 पे चल रहा था, और ओएफएस आया 90 रुपये पे। फिर दूसरे दिन शेयर और गिर गया, तो फिर मतलब ही नहीं था कि मार्केट में से ही उठा लो, अगर चाहिए तो मार्केट से ही खरीद लो, ओएफएस में से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था। इससे पहले भी जो ओएफएस आया था उसमें आप देख सकते हो 1.71% ही सेल हुआ था 2 मार्च 2026 को। उसके बाद देखोगे एक और बार हुआ था जब 1.71% ही 2 मार्च को सेल किया था। तो अभी की जो करंट होल्डिंग है गवर्नमेंट की, प्रमोटर की, वो है 82.90 की, 82.90 की जून 2026 के अंदर, क्वार्टर 1 के अंदर, बिकॉज ओएफएस आया है।
अब दोस्तों बात करेंगे 60-40 स्प्लिट के ऊपर। अब देखिए जो 60-40 स्प्लिट है ना दोस्तों, ये एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है। अब ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ये 60-40 स्प्लिट है क्या? देखिए मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताता हूँ। एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब ये मिनिस्ट्री है पूरी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ना सिर्फ आईआरएफसी नहीं आता है, आरवीएनएल जैसी बहुत सारी कंपनीज आती है जो सरकारी पीएसयू कंपनी है। अब इनका काम क्या है? इनका काम है भाई रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर तैयार करना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। आईआरएफसी का काम क्या है? इनको फंडिंग देना। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की दो कंपनी एक डील में है। एक कंपनी पैसा देने वाली आईआरएफसी जो कि लेंडर है, एक कंपनी पैसा लेने वाली जो कि आरवीएनएल है। अब सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि आईआरएफसी को लॉस हो जाए या आरवीएनएल को लॉस हो जाए। सरकार ऐसी डील चूज करेगी दोनों के लिए जो कि दोनों को बेनिफिशियल हो। जैसे आईआरएफसी को कहेगी भाई 4% पे आप 4% के इंटरेस्ट पे आप लोन दे दो आरवीएनएल को। अब आईआरएफसी को देना ही पड़ेगा बिकॉज वो सरकारी कंपनी है, सामने भी सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ऑर्डर आया है, तो आईआरएफसी इनको 4% पे लोन दे देगा। लेकिन ये 4% से आईआरएफसी का जो मार्जिन है ना वो यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा। अब ये देखा दोस्तों, ये देखने को मिला है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये देखने को नहीं मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ। आईआरएफसी का जो फाइनेंशियल डेटा है स्क्रीनर के ऊपर लेकर आता हूँ, ये देख सकते हो। क्वार्टर्स के ऊपर आएंगे, ये देखो मार्जिन किस तरीके से श्रिंक हुआ है। कितना मार्जिन चल रहा था? 24, 26, 23, 23, 24, 25, ये मार्जिन है। अब यहाँ पर आप देखो कंपनी का जो मार्जिन श्रिंक हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नेट प्रॉफिट के ऊपर लेकर आता हूँ। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना 1600 करोड़, 1700 करोड़, वही 1600 करोड़ के आसपास देख सकते हो, 1746। तो नेट प्रॉफिट इसी के बीच में अटक गया था, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था। 1600 करोड़, 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, इससे ऊपर नेट प्रॉफिट जा रहा ही नहीं था। आईआरएफसी को समझ में आ गया कि अगर हमने बदलाव नहीं किया, चेंज नहीं लाया, तो हमारी कंपनी हो जाएगी खत्म। नेट प्रॉफिट इसी में अटक के रहेगा क्योंकि हम लोग सामने से सिर्फ 4% बना रहे। अब आईआरएफसी ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं जिसमें हम लोग एक स्प्लिट बनाएंगे। स्प्लिट क्या होगा? स्प्लिट ये होगा कि 60% जो हमारा एसेट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनीज को देंगे जहां से हमें 4% मिल रहा है। एक स्प्लिट बनाएंगे 40% का। अब 40% का स्प्लिट बनाने के लिए सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देखना पड़ता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहता है कि आप लिंक कंपनीज को, जो रेलवे मिनिस्ट्री की लिंक कंपनी से, उनको फंडिंग दे सकते हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी। अब ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कोर रेलवे कंपनी नहीं है, रेलवे को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो इनको यहाँ पर आईआरएफसी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जैसे 8 से 12% तक। तो मार्जिन ऑटोमेटिकली 100 बीपीएस से बढ़ गया। अब उससे क्या बदलाव हुआ वो आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बदलाव हुआ उससे, कि जैसे यहाँ पर अभी का करंट स्प्लिट क्या है, 95% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सिर्फ 5% बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। जिससे बेनिफिट क्या हुआ है, जो प्रॉफिट 1600-1500 करोड़ का था वो अभी 1700-1800 करोड़ का हो चुका है, 1700-1800 करोड़ के रेंज में आ चुका है। अगर दोस्तों अभी का स्प्लिट 95% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को है, 5% सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को है, तो अगर ये स्प्लिट दोस्तों 60-40 हो जाता है, यानी 60% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को और 40% यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को, तो आप हिसाब लगा लो कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये दोस्तों मेन स्ट्रेटेजी है। डिविडेंड की बात करूँ दोस्तों, डिविडेंड देखिए आपको एक और मिल सकता है 2026 के अंदर। लगभग मेरा ये प्रिडिक्शन है कि 80 पैसे का डिविडेंड आपको मिल सकता है, वो भी सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।